अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन इमरान खान की हमशीरा मोहतरमा नौरीन खान साहिबा का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो एक जानिब ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ़ें इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करने की गारंटी दी है, और दूसरी जानिब वो मई के मार्का हक को भी मिली भगत करार दे रही हैं और कह रही हैं कि मोदी अगर चाहता तो वो जनाब ऐसी की तैसी फेर के रख देता। उसे इसराइल ने रोका कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना करो। अब ये जो बयानात हैं दर हकीकत इसी 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जा रही है। कैसे यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे, आइए इसका जायजा लेते हैं। अभी कल की बात है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो साबिक वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के सरदार तनवीर अलियास साहब, वो अपने हलके की इंतखाबी मुहिम के लिए जा रहे थे कि उनके काफ़िले के ऊपर हमला हुआ, और उस हमले के नतीजे में उनका एक गार्ड, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो फॉर्मर SSG था, यानी एक कमांडो था, वो जाम बहक हो गया। इसके साथ साथ जो दूसरी खबर है वो उस धरने के हवाले से है जो कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जारी है, और इस धरने के हवाले से ये दावा सामने आ रहा है कि जनाब ये धरना ना सिर्फ जारी रहेगा बल्कि ये जो अगला लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया गया है 22 जुलाई को, ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा फैसला कुन होगा बल्कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से इस बात का ऐलान उनके रहनुमा ख्वाजा मेहरान की जानिब से किया जा चुका है कि मुजफ्फराबाद में जाकर वो मुजफ्फराबाद में रुकेंगे नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली पर कब्जा कर लेंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अपनी जमात के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, उनकी जानिब से मुतालबा सामने आया है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के सबसे सीनियर वजीर और अपनी जमात के सबसे सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को काबीना के साथ निकाल दें। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की बात करूं तो वहां पर जो बदअमनी है वो हमारे सामने है। आज ही वाना में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बारूदी मवाद से भरी हुई एक गाड़ी को तबाह कर दिया गया जो कि मुमकिना तौर पर एक खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल की जानी थी। ये वो महज चंद वाकयात हैं, ये वो महज चंद वाकयात हैं जो इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस तरह की दलदल में धंसा है। और इसके ऊपर तुर्रा ये है कि कल रात को वफाकी हुकूमत की जानिब से इस बात का ऐलान कर दिया गया है ऑफिशियली कि जनाब अब पेट्रोलियम प्राइसेस का तायुन डेली बेसिस पर होगा। रात 12 बजे वजारत पेट्रोलियम यानी ओगरा से जो अहकामात हैं वो वसूल होंगे और डेली बेसिस पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों के अंदर जो है वो इजाफा या उसकी कमी की अनाउंसमेंट की जाएगी। अब ये जो अमल है गवर्नमेंट का, ये किस तरीके से अवाम पर असरअंदाज होगा इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी हैं कि ये जो तमाम इश्यूज इस वक्त सामने आ रहे हैं उनका ताल्लुक बराह रास्त हुकूमत के साथ है, और हुकूमत कहां पर है इसको तलाश करना मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमें इस वक्त मैदान के अंदर इश्यूज को एड्रेस करते हुए नजर नहीं आ रही। क्योंकि जो बयान मोहतरमा नौरीन खान साहिबा ने दिया है, जिस तरह का लबो लहजा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से जो है वो सामने आ रहा है, जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबी मुहिम के दौरान जो लीडरान हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से काबीना से इस वजीर को रखो इसको निकाल दो के मुतालबात सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से दहशत गर्दी हो रही है, ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स बराह रास्त हुकूमत के साथ जुड़ते हैं। क्योंकि अगर हुकूमत वाकयातन मौजूद होती, अपने पैरों पर खड़ी होती, अपने पैरों पर अपने फैसलों की ओनरशिप जो है वो ले रही होती, तो इस तरह की सूरत हाल का हमें आज सामना ना करना पड़ता। बुनियादी तौर पर हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत का काम यह होता है कि उसने रियासत के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन कवानीन पर अमल करना भी है और अमल करवाना भी है। हुकूमत के अंदर बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं और उन कवानीन पर अमल दरामद इस वक्त मेरा ख्याल है कि शायद वक्त की सबसे बड़ी
जरूरत है। एक जानिब हम इस बात का दावा करते हैं कि जो भी रियासत के खिलाफ आवाज उठाएगा जनाब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और हमने पीका एक्ट के तहत अभी रिसेंटली एक मारूफ पॉडकास्टर के खिलाफ कार्रवाई को होते हुए देखा है। लेकिन दूसरी जानिब वो तमाम लोग जो किसी तरह की पॉलिटिकल रिट रखते हैं उनको हर तरह के बयानात से खुली छुट्टी दे दी गई है। मोहतरमा नौरीन खान साहिबा का ये बयान इसकी एक वाज़ेह मिसाल है कि किस तरीके से पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानी फौज की एक ऐसी जुर्रत की दास्तान जिसने मार्का हक में पाकिस्तान की बर्तरी पूरी दुनिया पर साबित कर दी, उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि मोदी ने इस वजह से पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों का जवाब नहीं दिया कि इसराइल ने मोदी से कहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की लीडरशिप ने ट्रंप को यह यकीन दहानी करा दी है कि जनाब हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। यार ऐसी लॉजिक्स मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के अंदर या तो मोहतरम इमरान खान साहब ही डेवलप कर सकते हैं या इमरान खान साहब के अहले खाना और उनके पार्टी के लोग। अदरवाइज इस तरह की लॉजिक्स को डेवलप करना किसी एक जो आम शहरी है, जो एक आम आईक्यू लेवल रखता है, शायद उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। यही बात मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर भी लागू हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक जानिब ख्वाजा आसिफ साहब को वफाकी काबीना से निकालने का मुतालबा करते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने ये जो जम्मू का इलाके के रहने वाले लोग हैं इनको कश्मीरी तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और फिर वो एक तकरीब से एक खिताब करते हुए इस बात का इजहार भी करते हैं कि जनाब इलेक्शन सिंध के हो रहे हों और उसकी 12 सीटों के जो वोट्स हैं वो पंजाब में पड़ रहे हों तो मैं इसको तस्लीम ना करता। आप बड़ी देर से ये एहतजाज करने मैदान में उतरे हैं, मैं बहुत पहले इसके ऊपर आवाज उठा चुका होता। तो क्या ये 12 महाजर नशिस्तें अब बनी हैं? 12 महाजर नशिस्तें जो हैं वो मेरा ख्याल है, जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, 12 महाजर नशिस्तों के बाद होने वाले इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम अज कम 7 से 10 मरतबा हिस्सा ले चुकी है, और इन्हीं 12 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब अपनी यहां पर हुकूमतें थीं, ये 12 महाजर नशिस्तों के वोट्स ही उनको आजाद कश्मीर असेंबली के अंदर अक्सरियत दिलवाने में इन्होंने रोल भी प्ले किया था। अब ये शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक पॉलिटिकल कार्ड है कि मैं पहले इन 12 महाजर नशिस्तों के तनाज़े में अपने आप को रेलिवेंट करूं और फिर किसी मुनासिब वक्त पर 22 जुलाई को 21 जुलाई को इस बात का ऐलान कर दूं लॉन्ग मार्च से पहले कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी इक्तदार में आएगी, आजाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाएगी, तो हम इन 12 महाजर नशिस्तों को खत्म कर देंगे और इस बुनियाद के ऊपर वो आजाद कश्मीर का इलेक्शन जीतने की मेरे ख्याल में मंसूबाबंदी कर रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान किस तरीके से रियासत पाकिस्तान को होगा, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन इश्यूज को सोचने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो साहिब राय है वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत की जानिब से और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से सामने आ रही है, क्योंकि इस वक्त जो अवामी इश्यूज हैं मेरा ख्याल है कि उसके सामने एक काउंटर नैरेटिव को बिल्ड करने की जरूरत है, और इस वक्त काउंटर नैरेटिव बिल्ड नहीं किया जा रहा क्योंकि हुकूमत पता नहीं कहां पर मौजूद है। इसी तरीके से ये पेट्रोलियम प्राइसेस की बात है, आप इससे अंदाजा लगाएं कि डेली बेसिस पर यहां पर जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसका तयन कैसे किया जाएगा, और उसके लिए भी पूरी एक गेम को रचाया गया। पहले जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनकी जानिब से हुकूमत को एक खत तहरीर किया गया जिसमें कहा गया कि जनाब अब आबनाए हुर्मुज़ बंद हो गई है, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का दोबारा आगाज हो गया है और पेट्रोलियम सप्लाई लाइंस बुरे तरीके से मुतासर हैं और हमारे पास महज
14 दिन के पेट्रोलियम रिजर्वायर्स बाकी रह गए हैं और ये बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं, लिहाजा जो हुकूमत है वो इस मामले पर नजरसानी करे। वजीर आजम साहब ने जैसे ये खत मौसूल हुआ एक इजलास की सदारत की और उस इजलास में उनको बताया गया कि जनाब किसी तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, पाकिस्तान ने मुतबादिल जराए से अपनी जो सप्लाई लाइंस हैं पेट्रोलियम की उसको इंश्योर कर दिया है, मुल्क के अंदर किसी तरह की कोई किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये रिपोर्ट्स हुआ, तमाम अखबारात में ये खबरें मौजूद हैं। फिर उसके बाद अगले मरहले पर यह तजवीज़ सामने आई कि जनाब हफ्ते की बजाय अब डेली बेसिस पर जो है वो कीमतों का तयन किया जाए। बंदा पूछे कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो डेली बेसिस पर पेट्रोलियम परचेज करती है या आज की कीमत पर जो पेट्रोल पाकिस्तान परचेज करेगा, जो ऑर्डर देगा वो सेम डे पाकिस्तान को डिलीवर हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। ऑर्डर प्लेस करने के बाद उस शिपमेंट ने पाकिस्तान पहुंचना है, उसके दौरान भी हर दिन पेट्रोलियम प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं। जो तयन किया जाता है वो हफ्ते की बुनियाद पर, 15 दिन की बुनियाद पर, महीने की बुनियाद पर किया जाता है कि इस महीने के दौरान इतनी फ्लक्चुएशन हुई है, इतना कमी हुई है, इतना इजाफा हुआ है और हमारे पास अब ये जो रेट है वो बन रहा है अगले महीने को, उसकी ट्रैजेक्टरीज को मद्देनजर रखते हुए और फिर पेट्रोलियम प्राइसेस का तयन किया जाता है। डेली बेसिस का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज की कीमत मुस्तहकम नहीं रह पाएगी। एक दिन आप कोई भी चीज खरीदने जाएंगे वो आपको 100 रुपए की मिलेगी, अगले दिन वो आपको 110 रुपए की मिलेगी। आप उससे पूछेंगे कि जनाब ये 110 की क्यों मिली हो, क्या पेट्रोल महंगा हो गया? और इसकी बुनियाद पर आपकी जो महंगाई का इंडेक्स है वो इस कदर ऊपर चला जाएगा कि आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा और ये महंगाई मौजूदा हुकूमत की जड़ों में बैठ जाएगी। इस तरह के फैसले हुकूमत को ले दे जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और हुकूमत का काम क्या है? हुकूमत का काम ये है कि मुल्क के अंदर ये जो सप्लाई चेन्स हैं इनको बरकरार रखे, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखे, कानून पर अमल दरामद कराए। लेकिन हुकूमत का नहीं पता चल रहा, क्योंकि हुकूमत का काम ये नहीं होता कि वो हालात के सामने हथियार डाल दे। हुकूमत का काम ये होता है कि उसने अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही। अगर हम दहशतगर्दी की बात करें जो कि इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिसका हमको सामना है, तो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई एक ऑप्शन है और अमूमी तौर पर इस तरह की कार्रवाइयों के साथ साथ रिहैबिलिटेशन या जिसे हम कह सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन का काम फौरी तौर पर शुरू होता है। यानी फौज कार्रवाई करती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों की बेखकनी करने के लिए एडवांस होकर काम करते हैं और पीछे से जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो डैमेज को कंट्रोल करने के लिए सामने आती हैं और रिट ऑफ द स्टेट को बरकरार रखती हैं। क्या हमें खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में इस तरह के मनाजर देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिल रहे। खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत मौजूद है, बलूचिस्तान में भी हुकूमत मौजूद है। मैंने कल परसों डॉक्टर मालिक बलोच साहब का एक इंटरव्यू देखा जो उन्होंने किसी चैनल को दिया था और मालिक बलोच साहब खुद इस बात को तस्लीम कर रहे थे कि माजी के मुकाबले में अब बलूचिस्तान के हालात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। अब तो मुकामी बलोच भी आम शाहराहों पर सफ़र करने से गुरेज करते हैं कि जनाब कोई ऐसी वैसी कार्रवाई ना हो जाए। तो ये इनफैक्ट किसकी साख पर सवाल है? ये हुकूमत की साख पर सवाल है। और हुकूमत कहाँ है इसके बारे में नहीं पता। हाँ, अगर आपको हुकूमत को देखना है तो वो आपको जहाज में बैठकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क की जानिब परवाज करती हुई नजर आएगी। अगर आपको हुकूमत को देखना है तो वो मरात में इजाफे के लिए तगोदौ करती हुई नजर आएगी। अगर आपको हुकूमत को देखना है तो वो जहाज़ों की खरीदारी करते हुई आपको नजर आएगी। और अगर आपको हुकूमत को देखना है तो वो महज इस तरह के बयानात देती हुई नजर आएगी कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे, मामलात दुरुस्त होंगे, आलमी मार्केट के अंदर प्राइसेस कम होंगी, उसका फायदा जनाब आवाम को दे दिया जाएगा। तो भाईजान आप किस मर्ज की दुआ है?
کہا جاتا تھا کہ جناب یہ تو جسے کہا جاتے ہیں کہ ٹیسٹڈ لیڈرشپ ہے، یہ ایسی ٹیسٹڈ لیڈرشپ ہے جناب جس نے پوری قوم کے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ان کو ہی جو ہے نا نچوڑ کے رکھ دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہارڈ سٹیٹ کہنے سے ہارڈ سٹیٹ نہیں بن سکتی۔ ہارڈ سٹیٹ کے لیے قانون پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ہارڈ سٹیٹ یہ نہیں دیکھتی کہ قانون کی خلاف ورزی رضا ڈار کر رہا ہے، اسحاق ڈار کر رہا ہے، شہباز شریف کر رہا ہے، یا معظم فخر کر رہا ہے۔ اس کے نزدیک گنہگار ہے، اور اس کے نزدیک بے گناہ ہے، اور وہ اصولوں کے اوپر کسی بھی طور پر سمجھوتا کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لہٰذا ایسی حکومتیں ہی عوام کے دلوں پر راج کرتی ہیں جو جناب اپنی ذات کی، اپنے مفادات کی، اپنی سہولتوں کی نفی کرتے ہوئے عوام کو سہولیات فراہم کرتی ہیں۔ ادروائز جو حکومتیں اس وقت پاکستان پر ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ جناب میں نے سینے پر بہت بھاری پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا، تو وہ جو سینہ ہے وہ انفیکٹ ان کا نہیں ہوتا، وہ پاکستان کی عام عوام پر ہوتا ہے۔ وہ جو پتھر ہے، بھاری پتھر، وہ عوام کے سینے پر رکھا جاتا ہے، اور پھر اس پتھر کے اوپر بھی پتھر اور اس کے اوپر بھی پتھر رکھا جاتا ہے، تاکہ یہ جو سینہ ہے، ان کے جو سینے ہیں جناب، وہ بوجھ سے آزاد رہیں، اور عوام کے سینے جو ہیں وہ اس بوجھ سے پچکتے رہیں۔ اپنی اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔